एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए एनुअल एग्ज़ाम 2026 के लिए भूगोल का मॉडल पेपर सेट सी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। भूगोल का आपका जो पेपर है वो 5 मार्च के दिन होने वाला है। 5 मार्च के दिन एग्ज़ाम में यदि आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको 6 सेट दूंगी, जिसमें से मैंने आपको 2 सेट बता दिए हैं। सेट ए भी हमने कंप्लीट किया है, आज आपका तीसरा सेट है। तो 6 सेटों को आप कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में आप 70 में से 65 अंक प्राप्त करें। और 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों का सलूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चलिए पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला रहेगा, वे काम जिनमें उच्च परिणाम एवं स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाएंगे? ये आपका आंसर यहाँ पे रहेगा, इसका चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाते हैं। तो सा नंबर वाला आपका सही है। दूसरा है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो यह डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। तो बा नंबर वाला आपका सही है। अगला है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर आपका रहेगा इसमें रोपण कृषि। रोपण कृषि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा आपका जो प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। तो कौन सा प्रदेश आपका रहेगा? अरुणाचल प्रदेश है। तो सा नंबर वाला आपका सही है। पांचवा है, निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो कौन है? प्रौद्योगिकी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो संचार इसका आंसर रहेगा। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहले का आपका सा रहेगा, दूसरे का बा, तीसरे का सा, चौथे का भी आपका सी वाला रहेगा। और आपका जो पांचवा है, पांचवे का आपका इसमें ए नंबर वाला सही रहेगा और छठे का आपका सी वाला सही रहेगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट आप करें। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। तो दूसरे प्रश्न में हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। पहला है, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन डेडेस ने किया था। तो किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र ने किया था। संयुक्त राष्ट्र। अगला है, फूलों की कृषि डेडेस कहलाती है। तो जो फूलों की कृषि है वो फ्लोरिकल्चर कहलाती है। फ्लोरिकल्चर। अगला है, भारत की प्रमुख पेय फसलें कॉफ़ी एवं डेडेस है। तो कॉफ़ी और क्या है? चाय है। अगला है, नव निश्चयवाद की संकल्पना डेडेस द्वारा दी गई थी। तो ग्रिफिथ टेलर द्वारा दी गई थी। ग्रिफिथ टेलर। अगला है, अमेजन नदी बेसिन में डेडेस जनसंख्या पाई जाती है। तो इसमें विरल जनसंख्या पाई जाती है। विरल। अगला है, नीरू मीरू कार्यक्रम डेडेस राज्य की परियोजना है। तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। तो यहाँ से मैंने कंप्लीट कर दिया है, स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट करें। और लगातार हम आपको यूट्यूब पर और ऐप पर मॉडल पेपर के माध्यम से वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। यदि अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप चेक करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी किस तरह से आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है। और आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले स्पेशल पीडीएफ भी दी जाएगी। यदि आपको स्पेशल पीडीएफ चाहिए तो ऐप का सब्सक्रिप्शन जल्दी लें। चलिए तीसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, आखेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है। तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है, स्त्रियों का प्रवास अधिक नहीं होता है।
तो ये आपका क्या है, असत्य रहेगा, क्योंकि जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों का प्रवास तो अधिक होता है विवाह होने के कारण। तो यहाँ पे नहीं शब्द है, इसलिए ये आपका असत्य है। अगर नहीं हट जाए और अधिक होता है तो सत्य कर देना है आपको। अगला है जल चक्रीय संसाधन है, तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि जल है वो क्या है, एक चक्रीय संसाधन है, तो ये भी आपका सत्य है। किस कारण से है कि ये चक्रीय है। अगला है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है मुख्य श्रमिकों का कार्य दिवस 100 दिनों का होता है, तो ये आपका क्या रहेगा, असत्य रहेगा। अगला है स्मार्ट सिटी मिशन का संबंध शहरों में है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अब यहाँ से हम टिक करेंगे, तो पहला आपका ट्रू, दूसरा आपका फॉल्स रहेगा, तीसरा भी, चौथा आपका इसमें ट्रू रहेगा, पांचवा फॉल्स और छठा ट्रू रहेगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो चौथे प्रश्न में हम जोड़ियों को भरेंगे। तो पहली जोड़ी रहेगी आर्थिक विकास, इसकी जोड़ी है श्रम संगठन द्वारा। दूसरी है कहवा, तो कहवा की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी रोपण कृषि। तीसरा है स्वेज नहर का निर्माण, तो स्वेज नहर का जो निर्माण है इसकी जोड़ी आपकी इसमें रहेगी 1869 ईस्वी, तीसरी जोड़ी। और लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन, तो 1930 का दशक, तो ये आपकी हो गई यहाँ पे पांचवी जोड़ी। तो चलिए यहाँ से भी हम नंबर डाल लेते हैं इन पर। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अगला आपका जो प्रश्न है इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो एक वाक्य में उत्तरों को हम कंप्लीट करेंगे। तो पहली आपकी पहला प्रश्न रहेगा प्रवास किसे कहते हैं, तो किसे बोलते हैं प्रवास, तो लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। क्या करते हैं लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आएंगे जाएंगे, तो उसे बोलते हैं प्रवास। दूसरा है भारत का सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला है सेवा क्षेत्र का संबंध किस क्रियाकलाप से है, तो तृतीय क्रियाकलाप से है। तृतीय क्रियाकलाप। अगला है भारत का सबसे कम जन घनत्व वाला प्रदेश का नाम लिखिए, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप कंप्लीट करें इनको। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट आप करें, भर दिया है सभी को। चलिए अब हम प्रश्नों को समझेंगे और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। फुल सॉल्यूशन पीडीएफ के थ्रू इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम छठा प्रश्न समझेंगे। तो ये आपका छठा प्रश्न है, मानव भूगोल की कोई दो शाखा के नाम लिखिए। थॉमस माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है और जनसंख्या परिवर्तन क्या है। तो कंप्लीट अच्छे से आप करिए सभी प्रश्नों को। यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लें। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न रहेगा, मानव भूगोल की दो शाखाओं के नाम आपको बताना है।
पहला है आर्थिक भूगोल, दूसरा है राजनीतिक भूगोल। तो ये मानव भूगोल की 2 शाखा है, आर्थिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। स्क्रीनशॉट आपको साथ में सभी प्रश्नों का लेते चलना है। अब यहाँ से हम इसका अथवा पढ़ेंगे। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विद्वानों से संबंधित है? तो मानव भूगोल समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सांस्कृतिक और इतिहास जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। यह बताता है कि मानव गतिविधियां भौगोलिक स्थान और वातावरण से कैसे प्रभावित होती हैं। तो कंप्लीट अच्छे से आप करिएगा सभी को। 7वां है थॉमस माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है? थॉमस माल्थस के अनुसार जनसंख्या गणना ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। थॉमस माल्थस के अनुसार क्या है, जनसंख्या जो गणना है वो ज्यामितीय के रूप में बढ़ती है, जबकि अन्य उत्पादन मात्रात्मक रूप से बढ़ती है जो अन्य उत्पादन है वो। और इसका परिणाम होगा कि एक समय के बाद भोजन की कमी और जनसंख्या में असंतुलन हो जाएगा। एक समय क्या परिणाम देखने को मिलेंगे कि भोजन में कमी और जनसंख्या में असंतुलन हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट करें। अगला आपका प्रश्न है उत्प्रवास से क्या सही है? तो उत्प्रवास का मतलब है किसी देश या स्थान से स्थायी या अस्थायी रूप से बाहर जाना, किसी अन्य स्थान में बसना। उत्प्रवास का मतलब होता है कि किसी देश या स्थान से क्या करेंगे, हम स्थायी या फिर अस्थायी रूप से बाहर जाएंगे और किसी अन्य स्थान पर हम रहना प्रारंभ करेंगे, उसे बोलते हैं उत्प्रवास। अब चलिए 8वां प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन क्या है? तो जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ है किसी क्षेत्र की जनसंख्या में समय के साथ होने वाले परिवर्तन, जैसे जन्म, मृत्यु और प्रवास शामिल होते हैं। समय के साथ किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। कैसे परिवर्तन? की जन्म होना, मृत्यु होना या फिर प्रवास में शामिल होना। तो ये जनसंख्या परिवर्तन है। अब जनांकी संक्रमण क्या है? तो जनांकी संक्रमण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज की जन्म और मृत्यु दर समय के साथ बदलती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि का पैटर्न बदलता है। क्या है जनांकी संक्रमण? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज की जन्म और मृत्यु दर समय के साथ बदलती रहती है, उसे जनसंख्या वृद्धि पैटर्न में बदला जाता है। तो ये हो गया है आपका यहाँ पे अथवा इसका। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। और 9वां है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसे कहते हैं? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वह रेल मार्ग होता है जो एक महाद्वीप के 2 किनारों को जोड़ता है। किसको? एक मार्ग के यह रेल मार्ग होता है जो क्या करता है, एक महाद्वीप के 2 किनारों को जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ से लाल कॉलर श्रमिक किन्हें कहते हैं? तो लाल कॉलर श्रमिक वे लोग होते हैं जो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षा, रक्षा या अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के काम करते हैं। क्या करते हैं ये? वे लोग होते हैं जो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं या फिर अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं का काम करते हैं, उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। 10वां आपका इसमें रहेगा आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल या आवश्यक सामग्री तैयार करते हैं, जैसे इस्पात, कोयला, बिजली आदि। तो आधारभूत उद्योग वे होते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल या आवश्यक सामग्री तैयार करते हैं, यानी कि दूसरे के आधार पर ये चलते हैं, दूसरे से सहारा पाकर ऐसे उद्योग को क्या बोलते हैं? आधारभूत उद्योग बोलते हैं। याद रखने के लिए आप ऐसा यहाँ पे सोचकर रख सकते हैं। अगला है कुटीर एवं लघु उद्योगों की कोई 4 समस्याएं लिखिए। तो पहला है पूंजी की कमी, मशीनीकरण और तकनीक का अभाव रहेगा, कच्चे माल की अपर्याप्त आपूर्ति और बाजार की सीमित पहुंच। तो जो कुटीर एवं लघु उद्योग होते हैं, जो छोटे और घरेलू जो उद्योग होते हैं, उनमें क्या है? पूंजी की कमी रहेगी, पैसे नहीं रहेंगे तो इससे भी समस्या आएगी। मशीनीकरण और तकनीक का अभाव रहेगा, कच्चे माल की पूर्ति नहीं हो पाएगी और बाजार की सीमित पहुंच रहेगी, बाजार में भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो इससे ये समस्या देखने को मिलेगी। अगला है भारत के कोई 2 प्राचीन नगरों के नाम लिखिए। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
जोड़ो। अगला है राष्ट्रीय युवा नीति की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली है युवाओं की शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करना। युवाओं को क्या करेंगे, शिक्षा देंगे और कौशल और रोजगार के अवसर देंगे। दूसरा, युवाओं की सामाजिक और मानसिक विकास में मदद करेंगे। युवाओं की जो सामाजिक और मानसिक विकास है उसमें भी ये क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट आप अच्छे से करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ से आपका 12वां प्रश्न रहेगा, भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किन राज्यों में होता है। तो भौम जल का सबसे अधिक उपयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है। जो भौम जल है उसका उपयोग कहाँ पे होता है, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है। अगला है जल संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो वर्षा जल संचय करेंगे, नदियाँ और जल स्रोतों का पूर्ण चक्रण करेंगे। क्या करेंगे, वर्षा जल का संचय करेंगे और नदियों और जल स्रोतों का पूर्ण चक्रण करेंगे। इससे हम इसको जल संरक्षण के उपाय हम ये करेंगे जिससे जल का संरक्षण हो सके। अगला है वायु प्रदूषण नियंत्रण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो उद्योगों में छन्नी और फिल्टर का उपयोग और निजी वाहनों की संख्या कम करना। क्या करेंगे, उद्योग में छन्नी और फिल्टर का उपयोग करेंगे और निजी वाहनों की संख्या कम करेंगे। अगला है आपका वायु प्रदूषण की कोई 2 हानियां लिखिए। तो श्वसन रोगों का बढ़ना और वर्षा और वातावरण को प्रदूषित होना। क्या होगा, श्वसन रोगों का बढ़ना होगा। श्वसन वाले जो रोग हैं सांस लेने में, वो रोग बढ़ेंगे और वर्षा और वातावरण का प्रदूषित होना। अगला है विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 भौगोलिक कारकों को लिखिए। तो स्थलाकृति, जलवायु, जल संसाधन। तो स्थलाकृति है पहाड़ और रेगिस्तान, कम आबादी वाले क्षेत्र। पहाड़ और रेगिस्तान कम आबादी वाले क्षेत्र रहेंगे। जलवायु में अत्यधिक गर्मी या ठंडे क्षेत्र में लोग काम करते हैं। और जल संसाधन, नदियों और जल स्रोतों के पास अधिक जनसंख्या रहती है। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप। अगला प्रश्न, विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 आर्थिक कारक को आपको बताना है। तो आपका यहाँ पे रहेगा रोजगार के अवसर। तो उद्योग और व्यापार वाले क्षेत्र अधिक आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। जहाँ पे उद्योग रहेंगे, व्यापार रहेंगे, वहाँ के क्षेत्र कैसे रहेंगे, अधिक आबादी वाले रहेंगे। बुनियादी सुविधाएं, स्कूल, अस्पताल और परिवहन उपलब्धता। स्कूल, अस्पताल और परिवहन की उपलब्धता क्या है, बुनियादी सुविधाएं हैं। बाजार और व्यापार केंद्र, बड़े शहर और व्यापारिक क्षेत्र अधिक लोग आकर्षित करते हैं। बड़े शहर और व्यापारिक क्षेत्र होते हैं वो क्या करते हैं, अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट अच्छे से करिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ से बढ़ेंगे। तो लघु एवं वृहद उद्योग में कोई 3 अंतर लिखिए। लघु यानी कि छोटा, वृहद यानी कि बड़ा। तो लघु उद्योग में पूंजी कम खर्च होती है और वृहद उद्योग में पूंजी अधिक लगती है। छोटा उद्योग करेंगे तो कम पैसे खर्च होंगे, बड़ा उद्योग स्थापित करेंगे तो अधिक लगेंगे। दूसरा है लघु उद्योग में श्रमिक कम होते हैं और वृहद उद्योग में श्रमिक अधिक होते हैं। जितना काम रहेगा उतने ही श्रमिक लगेंगे। तीसरा है लघु उद्योग स्थानीय बाजार के लिए होता है और वृहद उद्योग राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होता है। जो छोटे उद्योग होते हैं वो कैसे हैं, स्थानीय बाजारों के लिए होते हैं, छोटी छोटी जगहों पर हम बाजार कर सकते हैं। और जो वृहद उद्योग होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए होते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए ये होते हैं। तो कंप्लीट अच्छे से आप करें। चलिए 16वां प्रश्न हम समझेंगे। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाकलाप में कोई 3 अंतर लिखिए। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, द्वितीयक में संसाधनों का निर्माण। जो प्राथमिक क्रियाकलाप है इसमें क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है और जो द्वितीयक क्रियाकलाप है इसमें संसाधनों का निर्माण होता है। दूसरा प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि, मछली पालन है, खनन। और द्वितीयक क्रियाकलाप में उद्योग और निर्माण है। इसमें क्या है, मछली पालन किया जाता है और खनन किया जाता है। और जो द्वितीयक क्रियाकलाप है इसमें उद्योग का निर्माण होता है। तीसरा है प्राथमिक क्रियाकलाप अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में
होता है और द्वितीयक क्रियाकलाप शहरी क्षेत्रों में। प्राथमिक क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा और द्वितीयक शहरी क्षेत्रों में रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से आप करिएगा सभी प्रश्नों को और ज़्यादा सोचे नहीं। ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको जल्दी से जल्दी लेना है। यदि स्पेशल पीडीएफ प्राप्त करनी है तो ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा। ऐप पर ही आपको स्पेशल पीडीएफ दी जाएगी। और भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। तो भारत की जनसंख्या मुख्यतः 3 क्षेत्र में काम करती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मछली पालन, खनन लगभग आधी जनसंख्या यहाँ काम करती है। कैसे काम करेगी, आधी जनसंख्या यहाँ पे काम करेगी प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग और निर्माण लगभग 25% लोग इसमें काम करेंगे। उद्योग और निर्माण का लगभग 25% लोग द्वितीयक क्षेत्र में रहेंगे और द्वितीयक क्षेत्र में सेवा, व्यापार और प्रशासन लगभग 25% लोग इसमें रहेंगे। तो समझ में अच्छे से आया होगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट करें। अगला है प्रवास के अपकर्षक कारक क्या है, कोई चार लिखिए। तो अपकर्षक कारक वे कारक होते हैं जिनके कारण व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाने के लिए विवश हो जाता है। क्या करता है इसमें कि ये वे कारक होते हैं जिनके कारण व्यक्ति क्या करता है, अपना निवास स्थान छोड़ देता है और अन्य दूसरे स्थान पर जाने के लिए विवश यानी कि मजबूर हो जाता है। दूसरा है बेरोजगारी एवं रोजगार के अवसर को अभाव। बेरोजगारी रहेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, इसका अभाव इसमें रहेगा। और गरीबी तथा निम्न जीवन स्तर, गरीबी रहेगी तो जीवन स्तर कैसा है, निम्न रहेगा। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा एवं अकाल। प्राकृतिक आपदाएं कौन सी है, बाढ़ है, सूखा है और अकाल है। और अशिक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं मूलभूत सुविधाओं का अभाव। अशिक्षा रहेगी, सामाजिक असुरक्षा रहेगी और मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से आप करें। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ से 17वां पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की कोई 4 विशेषता लिखिए। तो जल को एक सीमित, मूल्यवान एवं राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। जल क्या है, एक सीमित, मूल्यवान राष्ट्रीय संसाधन है। यदि हमें जल नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे कैसे। तो ये क्या है, बहुत ही मूल्यवान है। और पेयजल एवं घरेलू उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। जो पेयजल है, पीने का जो पानी है, और घरेलू उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसमें जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचय पर विशेष बल दिया गया है। जल की सुरक्षा करने और वर्षा जल का संचय करने पर विशेष बल दिया जाता है। और जल संसाधनों के समान एवं न्याय संगत वितरण पर जोर दिया गया है। किस पर, जल संसाधनों के समान और न्याय संगत वितरण पर जोर दिया गया है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की 4 विशेषता हो गई। यहाँ से रबी एवं खरीफ की फसलों में कोई 4 अंतर आपको बताना है। पहला है रबी की फसलें बुआई, जो रबी की फसल है इसको हम अक्टूबर से नवंबर में बोते हैं, जबकि खरीफ की फसलों की जो बुआई होती है वो जून से जुलाई में होती है। तो अक्टूबर से नवंबर रबी की हैं और जून से जुलाई तक खरीफ की हैं। दूसरा, रबी की फसल की कटाई मार्च अप्रैल में होती है, जबकि खरीफ फसलों की कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। तीसरा, रबी फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, जबकि खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। जो रबी की फसलें हैं वो शीत यानी कि जो ठंड का जो मौसम होता है उसमें होती है, और खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के आगमन के साथ होती हैं। और रबी फसलों के उदाहरण गेहूँ, चना, सरसों है, और खरीफ फसलों के उदाहरण धान, मक्का, कपास है। तो समझ में अच्छे से आया होगा आपको। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट करें। यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, खनिज किसे कहते हैं, उनके प्रकार लिखिए। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे ठोस पदार्थ जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना एवं भौतिक गुण होते हैं खनिज कहलाते हैं। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे ठोस पदार्थ जिनकी निश्चित क्या है, रासायनिक संरचना है और भौतिक गुण उनके होते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिजों के प्रकार है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। कितने हैं, धात्विक खनिज है, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। तो कंप्लीट अच्छे से आप करें। चलिए इसका अथवा हम पढ़ेंगे। भारत में खनिजों की प्रमुख 4 विशेषताएं लिखिए। तो भारत में खनिज संसाधनों का असमान वितरण पाया जाता है। अधिकांश खनिज अक्षय नहीं होते हैं
और खनिज की गुणवत्ता एवं मात्रा में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है और खनिज का उत्खनन कठिन एवं महंगा होता है। तो भारत में जो खनिज संसाधन है वो क्या है, असमान वितरण में पाया जाता है। और अधिकांश खनिज कैसे होते हैं, अक्षीय होते हैं, अक्षीय नहीं होते हैं। और खनिज की गुणवत्ता एवं मात्रा क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है और खनिज का उत्खनन कठिन एवं महंगा होता है। और 19वें में और 20वें में आपको मानचित्र तैयार करना है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको पूरे प्रश्न बताए हैं, सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करें और एग्जाम में आप अच्छे से 6 अंक प्राप्त करें।